हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षावाणी प्रकाशन की बुक है इसको स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कुमाऊँ का चंद राजवंश और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्यकाल में ही गढ़वाल का जो परमार वंश है उसके बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे गढ़वाल का परमार या जिसे पंवार राजवंश भी कहा जाता है इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गढ़वाल का परमार या पंवार राजवंश 14वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बड़े 52 ठकुरी राजाओं जिन्हें कि खश कहा जाता था। ठीक है, तो 52 ठकुरी राजाओं अर्थात खशियों का शासन रहा। सैन्य शक्ति के अभाव में सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने अपने अपने गढ़ या किले बना लिए थे। ठीक है, गढ़वाल का जो परमार है, परमार राजवंश है या जिसे पंवार राजवंश भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बड़े 52 ठकुरी राजाओं अर्थात खशियों का शासन रहा। सैन्य शक्ति के अभाव में सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने अपने अपने गढ़ अथवा किले बना लिए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गुर्जर देश से पंवार वंशीय कनकपाल नामक युवक तीर्थाटन पर आया। गढ़ी राजा सोनपाल ने कनकपाल का बहुत स्वागत किया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। गुर्जर देश से कहाँ से आया था कनकपाल? गुर्जर देश से पंवार वंशीय कनकपाल नामक युवक तीर्थाटन पर आया था। गढ़ी राजा सोनपाल ने कनकपाल का बहुत स्वागत किया और सोनपाल ने कनकपाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ कर दिया और इसी कनकपाल के द्वारा 688 ईस्वी में यानी 688 ईस्वी में चांदपुरगढ़ चमोली में परमार वंश की नींव रखी गई है। परमार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कनकपाल के द्वारा। कब की गई? 688 में। ठीक है, कहाँ पर की गई? चांदपुरगढ़ चमोली में। ठीक है, कनकपाल द्वारा 688 ईस्वी में चांदपुरगढ़ चमोली में परमार वंश की नींव रखी गई। 688 ईस्वी से अगस्त 1949 तक परमार वंश में कुल 60 राजा हुए। नेक्स्ट है परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल के पूर्ववर्ती राजाओं के विषय में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अजयपाल ने अपने भुजबल से पूर्वजों के लघु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त 51 गढ़पतियों को जीत लिया और गढ़ भूमि का एकीकरण किया। ठीक है, जो अजयपाल हैं परमार वंश के 37वें राजा थे। ठीक है, तो इससे पहले के जो राजा हैं उनके बारे में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो अजयपाल हैं ये काफ़ी प्रतापी राजा थे और अजयपाल ने अपने भुजबल से पूर्वजों के लघु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त 51 गढ़पतियों को इन्होंने जीत लिया था और गढ़ भूमि का एकीकरण किया। किसने किया था? अजयपाल ने किया था, जो कि परमार वंश के 37वें शासक थे। ठीक है, अजयपाल ने क्या किया? जो 51 गढ़पतियाँ हैं, 51 गढ़ थे उनको जीत लिया था और गढ़ भूमि का एकीकरण किया, जो कि क्या कहलाती है? बाद में गढ़वाल कहलाती है। ठीक है, और अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ी से हटाकर 1358 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित की। तो अजयपाल क्या करता है? अजयपाल अपनी राजधानी को चांदपुरगढ़ी से हटाकर 1358 में श्रीनगर में स्थापित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक राजप्रासाद का निर्माण कराया। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक राजप्रासाद यानी एक महल का निर्माण कराया और उसमें कुल देवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की। देवलगढ़ में अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में कानों में कुंडल पहने व सर पर पगड़ी बांधे हुए एक चित्र है। देवलगढ़ में, ठीक है, देवलगढ़ में अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में कानों में कुंडल पहने व सर पर पगड़ी बांधे हुए एक चित्र है। कहाँ पर है अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में और कानों में कुंडल पहने हुए ये जो चित्र की बात की जा रही है और जिसमें कि सिर पर पगड़ी बांधे हुए है अजयपाल, ये है देवलगढ़ में।
जो गोरखनाथ पंथ के अनुयायी होने का द्योतक है। यानी ये कहा जा रहा है कि जो अजय पाल हैं ये गोरख पंथ के अनुयायी थे, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है। परमार वंश के 42वें शासक, ठीक है, परमार वंश के 42वें शासक हैं सहजपाल, अकबर के समकालीन थे। अभी हमने चंदवंश में पढ़ा था कि अकबर के समकालीन कौन थे। हमने चंदवंश में जब कुमाऊँ राजवंश को हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में, तो हमने उस टाइम पढ़ा था कि अकबर के समकालीन कौन था। अकबर के समकालीन था रुद्रचंद। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कुमाऊँ का कौन सा राजा है जो कि किसके समकालीन था, अकबर के समकालीन था। तो इसका आंसर होगा रुद्रचंद। ठीक है, और रुद्रचंद ने ही क्या किया था, रुद्रपुर जिले का निर्माण भी रुद्रचंद के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और इसमें भी पूछा है, इसमें पूछा गया है कि जो परमार वंश का ऐसा कौन सा राजा है जो कि क्या है, अकबर के समकालीन था। ठीक है, तो इसको बताना है। क्या बताया गया है, सहजपाल इसका आंसर बताया गया है। परमार वंश के 42वें शासक सहजपाल अकबर के समकालीन थे। सहजपाल के बाद बलभद्र शाह परमार शासक बने और बलभद्र शाह ने अपने नाम के आगे शाह उपाधि जोड़ी। बलभद्र शाह के बाद यह उपाधि परंपरा के रूप में हो गई। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सबसे पहले शाह की उपाधि किसने लगाई थी, तो बलभद्र शाह ऐसे पहले परमार शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे सबसे पहले क्या था, इन्होंने शाह की उपाधि जोड़ी थी। ठीक है, सहजपाल के बाद जो बलभद्र शाह हैं, बलभद्र शाह परमार शासक बने। बलभद्र शाह ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी। बलभद्र शाह के बाद यह उपाधि परंपरा के रूप में हो गई। बलभद्र शाह के बाद मानशाह ने शासन किया। मानशाह ने कहाँ से कहाँ तक शासन किया, 1561 से 1611 तक, 1561 से 1611 ईस्वी तक मानशाह ने शासन किया। और मानशाह के शासनकाल में कुमाऊँ के शासकों ने 7 बार असफल आक्रमण किया। ठीक है, किसके टाइम पीरियड पर कुमाऊँ के शासकों ने 7 बार असफल आक्रमण किया था गढ़वाल में, तो इसका आंसर होगा मानशाह के टाइम पीरियड पे। ठीक है, मानशाह के शासनकाल में कुमाऊँ के शासकों ने 7 बार असफल आक्रमण किया था। मानशाह के सेनापति नंदी ने चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया। मानशाह के सेनापति नंदी ने चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया। मानशाह के बाद 45वें शासक के रूप में श्याम शाह ने शासन किया और श्याम शाह का जो नाम का उल्लेख है वह जहांगीरनामा में भी है। ठीक है, मानशाह के बाद 45वें शासक के रूप में श्याम शाह ने शासन किया और श्याम शाह का जो नाम है, इनके नामों का जो उल्लेख है वह जहांगीरनामा में भी है। ठीक है, श्याम शाह के बाद महीपत शाह शासक बने और गर्वभंजक की उपाधि वाले महीपत शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। गर्वभंजक की उपाधि किसे दी गई थी, महीपत शाह को मिली थी। ठीक है, श्याम शाह के बाद महीपत शाह शासक बने। गर्वभंजक उपाधि वाले महीपत शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी व बनवारी दास इनके 3 अद्वितीय सेनापति थे। ठीक है, महीपत शाह के 3 अद्वितीय सेनापति कौन कौन थे, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी व बनवारी दास। ये क्या हैं, ये तीनों ही महीपति शाह के अद्वितीय सेनापति थे। कुमाऊँ के युद्ध में महीपत शाह वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट है महीपत शाह के बाद उनका 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह माँ कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठा। महीपत शाह के बाद उनका 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह माँ कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठा। 1635 में मुग़ल शाहजहाँ का जो सेनापति था नवाजत खां, उसने दून घाटी पर हमला बोल दिया। गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने अपनी वीरता और सूझबूझ से
मरने से बच गए मुगल सैनिकों को पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए। इस घटना के बाद महारानी कर्णावती नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। क्या बताया गया है इसमें कि महीपत शाह के बाद उनका 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह मां कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठा। 1635 में मुगल शाहजहां के सेनापति नवाजत खां ने दून घाटी पर हमला बोल दिया। गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने अपनी वीरता और सूझबूझ से मरने से बच गए मुगल सैनिकों को पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए। इस घटना के बाद महारानी कर्णावती नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। नेक्स्ट है, पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया, जिस कारण औरंगजेब नाराज हुआ था। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र, ठीक है, दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को पृथ्वीपति शाह ने अपने यहाँ आश्रय दिया था, जिस कारण औरंगजेब पृथ्वीपति शाह से नाराज हुआ था। और बाद में पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने पिता की इच्छा के विरुद्ध सुलेमान शाह को दिल्ली भिजवा दिया। बाद में क्या होता है कि पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र है मेदिनी शाह, वो क्या करता है, उसने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध सुलेमान शाह को दिल्ली भिजवा दिया। और इस घटना के कारण पृथ्वीपति शाह क्या करते हैं, अपने पुत्र मेदिनी शाह को राज्य से बाहर निकाल देते हैं। और 1682 में दिल्ली में मेदिनी शाह की मृत्यु हो गई। 1662 में 1662 में दिल्ली में मेदिनी शाह, जो कि पृथ्वीपति शाह का पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीपति शाह ने अपने रहते हुए ही अपने पौत्र फतेह शाह को गद्दी पर बिठा दिया। पृथ्वीपति शाह ने अपने रहते हुए ही अपने पौत्र फतेह शाह को गद्दी पर बिठा दिया। गढ़वाल की दुरूह भौगोलिक स्थितियों के कारण कई आक्रमणों के बावजूद कभी मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं लाया जा सका था। ठीक है, गढ़वाल की जो दुरूह भौगोलिक स्थितियां हैं, उनके कारण कई आक्रमण होने के बाद भी कभी भी मुगल साम्राज्य के अधीन गढ़वाल को नहीं लाया जा सका था। ठीक है, नेक्स्ट है, फतेह शाह बहुत प्रतापी व कला प्रेमी शासक थे। फतेह शाह कौन थे? ये थे पृथ्वीपति शाह के पौत्र। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के पौत्र हैं फतेह शाह। फतेह शाह बहुत प्रतापी व कला प्रेमी शासक थे। फतेह शाह नाथ पंथ पर इनकी अटूट श्रद्धा थी और फतेह शाह ने आक्रमण कर सिरमौर राज्य के पोंटा व जौनसार को जीत लिया था। ठीक है, फतेह शाह ने आक्रमण करके सिरमौर राज्य के पोंटा व जौनसार को जीत लिया था। सहारनपुर पर आक्रमण कर फतेह शाह ने फतेहपुर नगर बसाया था। सहारनपुर पर आक्रमण कर फतेह शाह ने फतेहपुर नगर बसाया था। श्री सुरेशानंद बर्थवाल, श्री खेतराम धस्माना, श्री रुद्रीदत्त कमोठी, श्री हरिदत्त नौटियाल, श्री बाष्पानंद बहुगुणा, श्री शशिधर डंगवाल, श्री सहदेव चंदोला, श्री कीर्तिराम कनठोला व श्री हरदत्त थपलियाल फतेह शाह के दरबार में विराजमान क्या थे? 9 रत्न थे। इसके दरबार में भी क्या है? अकबर की तरह 9 रत्न थे। ये किसके बारे में बात हो रही है? फतेह शाह के दरबार में। ठीक है, फतेह शाह के दरबार में भी 9 रत्न थे, अकबर के समान ही। ठीक है, कि जैसे कि अकबर के क्वेश्चन भी आया था कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी दरबार में अकबर की ही तरह 9 रत्न थे, तो इसका आंसर क्या है? फतेह शाह। फतेह शाह के दरबार में विराजने वाले 9 रत्न कौन कौन से हैं? श्री सुरेशानंद भरथवाल, श्री खेतराम धस्माना, श्री रुद्रीदत्त कमोठी, श्री हरिदत्त नौटियाल, श्री बाष्पानंद बहुगुणा, श्री शशिधर डंगवाल, श्री सहदेव चंदोला, श्री कीर्तिराम कंठोला, श्री हरदत्त थपलियाल फतेह शाह के दरबार में विराजने वाले 9 रत्न थे। फतेह शाह के आमंत्रण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। फतेह शाह के आमंत्रण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। ठीक है, जो देहरादून में जो गुरुद्वारा है उसका निर्माण कराया जाता है गुरु राम राय के द्वारा, और फतेह शाह के आमंत्रण पर ही गुरु राम राय देहरादून जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है फ़तेह शाह। फ़तेह शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे। ये सब हम अभी गढ़वाल का जो परमार वंश है या जो पंवार वंश है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आता है फ़तेह शाह के बाद प्रदीप शाह। ठीक है, तो फ़तेह शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे। प्रदीप शाह का शासनकाल शांतिपूर्ण व वैभवशाली था। प्रदीप शाह के समय गढ़वाल व कुमाऊं के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। प्रदीप शाह के बाद दिसंबर 1772 में ललित शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। प्रदीप शाह के बाद दिसंबर 1772 में ललित शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठते हैं। तत्कालीन कुमाऊं नरेश दीपचंद के मंत्री हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुमाऊं विजय हेतु आमंत्रित किया। उस टाइम पर जो कुमाऊं के नरेश थे नरेश दीपचंद्र के जो मंत्री हैं हर्षदेव जोशी, उन्होंने ललित शाह को गढ़वाल से कुमाऊं विजय हेतु कुमाऊं में आमंत्रित किया। किसने आमंत्रित किया था? हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी कौन थे? उस टाइम पर कुमाऊं में जो कुमाऊं के राजा दीपचंद थे उनके मंत्री थे हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी क्या करते हैं? ललित शाह को कुमाऊं विजय हेतु आमंत्रित करते हैं। ललित शाह ने कुमाऊं पर विजय प्राप्त कर अपने द्वितीय पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया और कुमाऊं से लौटते समय मलेरिया से ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ललित शाह ने कुमाऊं पर विजय प्राप्त कर अपने द्वितीय पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया और कुमाऊं से लौटते समय मलेरिया से ललित शाह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है ललित शाह के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। जयकृत शाह अपने छोटे भाई प्रद्युम्न शाह से शत्रुता रखते थे और उनको कुमाऊं की गद्दी से हटाने का कुचक्र रचा। परिणाम स्वरूप प्रद्युम्न शाह ने श्रीनगर पर आक्रमण कर श्रीनगर में 3 वर्ष निवास किया और फिर कुमाऊं लौट गए। ठीक है, ललित शाह के बाद उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है जयकृत शाह वह गढ़वाल की गद्दी पर बैठते हैं और जयकृत शाह अपने छोटे भाई प्रद्युम्न शाह से शत्रुता रखते थे और उस टाइम पे प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठे थे तो उनको कुमाऊं की गद्दी से हटाने का कुचक्र रचते हैं जयकृत शाह। ठीक है, जो इनके बड़े भाई हैं। परिणाम स्वरूप प्रद्युम्न शाह ने श्रीनगर पर आक्रमण कर श्रीनगर में 3 वर्ष तक निवास किया और फिर कुमाऊं लौट गए। ठीक है, और प्रद्युम्न के लौटने के बाद जयकृत शाह ने पुनः गढ़ राज्य की सत्ता संभाली। प्रद्युम्न के लौटने के बाद जयकृत शाह ने पुनः गढ़ राज्य की यानी गढ़वाल की जो सत्ता है उसको संभाला, लेकिन आंतरिक कलह के कारण रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग चले गए। ठीक है, जो जयकृत शाह हैं वह आंतरिक कलह के कारण रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग चले जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है बड़े भाई जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं से आकर 1786 ईस्वी में गढ़वाल की सत्ता संभाल ली, लेकिन छोटे भाई पराक्रम शाह के कुचक्र के कारण गढ़वाल की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। क्या कहा जा रहा है कि बड़े भाई जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं से आकर 1786 में गढ़वाल की सत्ता संभाल ली, लेकिन इनके भी छोटे भाई जो हैं पराक्रम शाह उनके कुचक्र के कारण गढ़वाल की जो स्थिति है काफ़ी खराब हो गई थी। अतः आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए 1791 ईस्वी में यानी 1791 ईस्वी में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन लंगूरगढ़ नामक स्थान पर गोरखे पराजित होते हैं। प्रद्युम्न शाह ने राज्य पर पुनः गोरखों के आक्रमण से बचने के लिए पराजित गोरखाओं को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये देते रहने का वचन दिया, जिससे वे पुनः आक्रमण ना करें। लेकिन गढ़वाल में 1803 ईस्वी में बड़ा भूकंप आता है। ठीक है, बड़ा भूकंप आता है। आंतरिक गुटबंदी, राजा पर मंत्रियों का वर्चस्व व गृह युद्ध को देखते हुए फरवरी 1803 ईस्वी में क्या होता है, अमर सिंह थापा और हस्तीदल चतुरिया के
नेतृत्व में गोरखों ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर काफ़ी मारकाट किया और इससे क्या हुआ कि इसके काफ़ी भाग पर कब्जा कर लिया। प्रद्युम्न शाह गढ़वाल से मैदान की ओर चले गए। क्या बताया गया है इसमें ये बताया गया है कि जब बड़े भाई जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है तो प्रद्युम्न शाह कुमाऊं से आकर क्या करते हैं, गढ़वाल की सत्ता संभालते हैं 1786 में। लेकिन इनका जो छोटा भाई है पराक्रम शाह, उसके कुचक्र के कारण गढ़वाल की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। अतः आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए 1791 ईस्वी में गोरखों ने 1791 ईस्वी में क्या करते हैं, गोरखे गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन लंगूरगढ़ नामक स्थान पर गोरखे पराजित हो जाते हैं। प्रद्युम्न शाह ने राज्य पर पुनः गोरखों के आक्रमण से बचने के लिए पराजित गोरखाओं को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये देते रहने का वचन दिया, जिससे कि गोरखा गढ़वाल में पुनः आक्रमण न करें। लेकिन गढ़वाल में बड़ा भूकंप आया हुआ था। 1803 में आंतरिक गुटबंदी थी और राजाओं पर मंत्रियों का वर्चस्व था, वह गृह युद्ध, इन सभी समस्याओं को देखते हुए फरवरी 1803 में, ठीक है, फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चतुरिया के नेतृत्व में गोरखों ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर दिया। ठीक है, उन्होंने पहले कब किया था, जब उन्होंने स्टार्टिंग में पहली बार आक्रमण किया 1791 में, 1791 में, उस टाइम तो गोरखा पराजित हो गए। और जब गढ़वाल के जो शासक हैं उस टाइम पे प्रद्युम्न शाह थे, तो वो कहते हैं कि 25,000 रुपये हम क्या है गोरखाओं को देते रहेंगे, लेकिन क्या है वो पुनः आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसा कि गढ़वाल की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, 1803 ईस्वी में वहाँ काफ़ी बड़ा भूकंप आया हुआ था, आंतरिक गुटबंदी चल रही थी और राजा पर मंत्रियों का वर्चस्व था और गृह युद्ध की स्थिति हो रही थी। तो ये सब जो परिस्थितियाँ थी, इन सब का लाभ उठाते हुए क्या करते हैं, फरवरी 1803 में गोरखा होते हैं वो अमर सिंह थापा और हस्तीदल चतुरिया के नेतृत्व में क्या कर देते हैं, गढ़वाल में 1803 में पुनः आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, और क्या होता है इससे जो गढ़वाल का जो काफ़ी भाग है उस पर गोरखा अपना कब्जा कर लेते हैं और प्रद्युम्न शाह गढ़वाल से मैदान की ओर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रद्युम्न शाह ने सहारनपुर में अपने आभूषण व बहुमूल्य सिंहासन बेचकर सेना को पुनः संगठित किया। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या होता है कि प्रद्युम्न शाह जब सहारनपुर में जाते हैं तो अपने आभूषण व बहुमूल्य सिंहासन बेचकर भी सेना को संगठित करने का कार्य करते हैं। लेकिन 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में क्या होता है, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, जिसमें गोरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। ठीक है, 14 मई 1804 को जो देहरादून में खुड़बुड़ा मैदान में जो खुड़बुड़ा का युद्ध होता है उसमें गोरखाओं की विजय हो जाती है और प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट है प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया। प्रद्युम्न शाह का एक पुत्र था कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया, जबकि जो प्रद्युम्न शाह का दूसरा पुत्र था सुदर्शन शाह, ठीक है, उसको हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने के प्रयास करते रहे। जबकि जो दूसरे पुत्र हैं वो उन्होंने क्या किया कि वो हरिद्वार में रहकर ही उन्होंने स्वतंत्र होने का प्रयास वो उन्होंने लगातार करते रहे वो, ठीक है, या लगातार प्रयास करते रहे। प्रद्युम्न शाह का जो एक पुत्र था उसको जिसका नाम क्या था, कुंवर प्रीतम शाह था, उसको गोरखाओं ने बंदी बनाया और काठमांडू भेज दिया। जबकि जो दूसरा पुत्र है जो सुदर्शन शाह हैं वो क्या थे, हरिद्वार में ही रह रहे थे और वो क्या था कि गढ़वाल को स्वतंत्र होने का प्रयास
कराते रहे, करते रहे, प्रयास करते रहे। ठीक है, हरिद्वार में रहकर ही स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। सुदर्शन शाह की मांग पर अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी। ठीक है, जब सुदर्शन शाह अंग्रेज़ों से मांग करते हैं तो सुदर्शन शाह के मांग करने पर अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना को भेज देते हैं। ठीक है, तो युद्धोपरांत 1815 के शुरू में गढ़वाल स्वतंत्र हो जाता है। जब अंग्रेजी सेना भेज दी जाती है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा तो गोरखों के विरुद्ध अक्टूबर 1840 में, तो क्या होता है कि गढ़वाल गोरखों से स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, युद्धोपरांत 1815 के शुरू में गढ़वाल जो है वो गोरखाओं से स्वतंत्र हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वायदा के मुताबिक गढ़वाल नरेश द्वारा अंग्रेज़ों को 7 लाख रुपए जो कि युद्ध व्यय के रूप में न अदा करने के कारण अंग्रेज़ों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग का आधा राज्य ले लिया, परंतु विद्वान इसे अंग्रेज़ों का षड्यंत्र मानते हैं क्योंकि गढ़वाल नरेश से केवल स्वतंत्र कराने का ही करार था। ये कहा गया है कि जब गढ़वाल नरेश जब वादा करते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि अंग्रेज़ों को 7 लाख रुपए जो कि युद्ध व्यय के रूप में वो नहीं दे पाते हैं, नहीं अदा कर पाते हैं, तो इस कारण क्या होता है अंग्रेज़ गढ़वाल के पूर्वी भाग का जो आधा भाग है वो अंग्रेज़ उस आधे भाग को ले लेते हैं, परंतु विद्वान इसे अंग्रेज़ों का षड्यंत्र मानते हैं क्योंकि गढ़वाल नरेश ने केवल स्वतंत्र कराने का ही करार किया था। जब उन्होंने बात की थी गढ़वाल नरेश ने तो उन्होंने बस ये कहा था कि हमारे लिए सेना भेज दीजिए और गढ़वाल को स्वतंत्र कराना है। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। विवश होकर सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित की। जब क्या था आधा पूर्वी भाग जो था गढ़वाल का, उसको जब अंग्रेज़ों के द्वारा ले लिया गया गढ़वाल का। ठीक है, जो गढ़वाल का जो पूर्वी भाग का जो आधा राज्य था उसको अंग्रेज़ों ने ले लिया, तो क्या करना पड़ा गढ़वाल नरेश को, जो उस टाइम पे सुदर्शन शाह थे, उन्होंने क्या किया विवश होकर सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित की और उनके वंशज 1 अगस्त 1949 तक टिहरी गढ़वाल पर राज करते रहे। ठीक है, सुदर्शन शाह क्या करते हैं 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ पर टिहरी में स्थापित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो राजा सुदर्शन शाह हैं गढ़वाल के जो शासक हैं, इन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में कब स्थापित की थी। तो राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित की थी 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, टिहरी में कब स्थापित की श्रीनगर से हटाकर 28 दिसंबर 1815 को। और जो सुदर्शन शाह के जो वंशज हैं वो 1 अगस्त 1949 तक टिहरी गढ़वाल पर राज करते रहे तथा भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना दिया गया। ठीक है, और भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना दिया गया। नेक्स्ट है परमार राजाओं के काल में मानवोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय आदि अनेक काव्य रचे गए और इनमें सबसे प्राचीन राजा मानशाह के समय की काव्य मानवोदय है जिसकी रचना भरत कवि ने की थी। राजा सुदर्शन शाह को किस नाम से जाना जाता है, सूरत कवि के नाम से भी जाना जाता है। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की रचना सभासार कई खंडों में है। ठीक है, पवार राजाओं के काल में जो प्रमुख काव्य हैं पवार राजाओं के टाइम पे वो हैं मानवोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय आदि अनेक काव्य रचे गए पवार राजाओं के टाइम पीरियड में और इनमें सबसे प्राचीन राजा मानशाह के समय की काव्य मानवोदय है। ठीक है, इनमें सबसे प्राचीन राजा मानशाह के समय की काव्य मानवोदय है और मानवोदय की रचना किसने की है, भरत कवि ने की है।
ठीक है। मानोदय की रचना भरत कवि ने की थी। राजा सुदर्शन शाह, जो कि क्या है, सूरत कवि भी इनको कहा जाता है। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की रचना सभासार कई खंडों में है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रद्युम्न शाह के बाद के गढ़वाल नरेश। प्रद्युम्न शाह के बाद के कौन कौन से गढ़वाल में राजा हुए, ठीक है। तो सबसे पहले है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह हैं 1815 से 1859, 1815 से 1859 तक टाइम पीरियड है सुदर्शन शाह का। गढ़वाल का विभाजन 28 दिसंबर 1815 को राजधानी श्रीनगर से टिहरी में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। सुदर्शन शाह के बारे में बताया गया है कि इनके टाइम पीरियड में, इनके शासन काल में गढ़वाल का विभाजन होता है और 28 दिसंबर 1815 को राजधानी श्रीनगर से टिहरी में स्थानांतरित की जाती है। फिर गढ़वाल के जो शासक हैं वो आते हैं भवानी शाह। भवानी शाह का टाइम पीरियड है 1859 से 1871। इसके बाद नेक्स्ट हैं प्रताप शाह। प्रताप शाह का टाइम पीरियड है 1871 से 1886। प्रताप शाह के बारे में कहा जाता है कि जो प्रताप शाह हैं इन्होंने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, ठीक है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले शासक कौन थे? प्रताप शाह। प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। और प्रताप शाह का कार्यकाल कितना था, शासनकाल कितना था? 1871 से 1886 तक, 1871 से 1886 तक। नेक्स्ट है सर कीर्ति शाह। कीर्ति शाह का टाइम पीरियड कितना है? 1886 से 1913। और 1898 में 1898 में अंग्रेज़ों ने कीर्ति शाह को CSI की उपाधि दी थी, ठीक है। तो क्या है, सर कीर्ति शाह के बारे में क्या बताया गया है कि 1898 में सर कीर्ति शाह को अंग्रेज़ों ने CSI की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह का कार्यकाल कितना है? 1913 से 1946 तक, ठीक है। तो नरेंद्र शाह ने क्या किया? नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पर क्या होता है? प्रजामंडल की मांग में जन आंदोलन होता है गढ़वाल में, ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन एवं रियासतों को समाप्त करने की मांग उठती है इनके ही शासनकाल में। नरेंद्र शाह का शासनकाल गढ़वाल में कितना टाइम पीरियड से कितने के बीच रहा? 1913 से 1946 के बीच में शासनकाल रहता है नरेंद्र शाह का। प्रजामंडल की मांग में जन आंदोलन होता है, ठीक है। प्रजामंडल की मांग में जन आंदोलन होता है नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड में। और स्वतंत्रता आंदोलन एवं रियासत को समाप्त करने की जो मांग उठती है गढ़वाल में, वह भी नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पर ही उठती है। नेक्स्ट शासक हैं गढ़वाल के मानवेंद्र शाह, ठीक है। मानवेंद्र शाह का कार्यकाल है 1946 से 1949। भारत के स्वतंत्र हो जाने के कारण स्वतंत्रता की मांग और आंदोलन। फरवरी 1948 में प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय और उत्तर प्रदेश का एक जिला बनता है। किसके बारे में कहा जा रहा है? टिहरी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। मानवेंद्र शाह का कार्यकाल क्या था? 1946 से 1949। भारत के स्वतंत्र हो जाने के कारण स्वतंत्रता की मांग और आंदोलन हो रहे थे, इनके टाइम पे भी हुए, मानवेंद्र शाह के टाइम पे, ठीक है। फरवरी 1948 में प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना होती है। और 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय हो जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का एक जिला बनता है टिहरी, ठीक है, 1 अगस्त 1949 को। उसके बाद नेक्स्ट है परमार वंश का प्राचीनतम ताम्रपत्र राजा जगतपाल का है, जो कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला है। और जगतपाल का काल कितना है? इसका टाइम पीरियड है 1455 ईस्वी है, ठीक है। इस वंश का, यानी परमार वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो परमार वंश के बारे में बताया गया है कि परमार वंश का प्राचीनतम ताम्रपत्र राजा जगतपाल का है, जो कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला है। और इसका काल है 1455 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ये हमने यहाँ पर जो गढ़वाल का जो परमार वंश है, जो पवार वंश है, उसके बारे में पढ़ लिया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक काल को, और आधुनिक काल में हम गोरखा शासन के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। और फिर उसके बारे में गोरखा शासन के साथ ही साथ जो उत्तराखंड में जो संगोली की संधि होती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अंग्रेजी शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।